Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are going through the chapter called as friction. ये friction chapter में अब तक हम लोग ने बेसिक्स देखा है, origin of friction देख लिया है, static friction क्या होता है देखा, kinetic friction क्या होता है देखा. ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अभी friction के थोड़ा अगले लेवल पे आ रहे हैं. Okay, so I just request you guys one thing that please make sure कि आप लोग ये वीडियो देखने के पहले इसके पहले कि static and kinetic friction के explanations क्या है करके देख लीजिएगा. उसके बाद ये वीडियो पर आइएगा so that you will get a better understanding. So moving forward, इस particular video में we are going to deal with the cases of block on block situations. Okay, so block on block situations में अक्सर बच्चे लोग काफ़ी confused हो जाते हैं. Now before proceeding towards block on block situations, I would like to give you one knowledge that, for example, if you have a block resting on a particular surface, when you try to push that particular block, मान लीजिए आपने इस block को force apply किया right hand side में, तो सीधी सी बात है there is an attempt to motion. ये attempt to motion को रोकने के लिए जो सरफेस है, सरफेस इसको पीछे की तरफ देगा फ्रिक्शनल फोर्स. लेट मी कॉल दिस फोर्स एज फ्रिक्शनल फोर्स. अब सीधी सी बात है, नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस को जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स दिया होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाले बॉडी ने ऊपर वाले बॉडी को जितना भी फ्रिक्शन दिया होगा, ऊपर वाला बॉडी उतना ही फोर्स नीचे वाले बॉडी को आगे की तरफ देता है. मतलब ये नीचे जो भी बॉडी रहेगा, हाल फिलहाल अभी अगर सरफेस मान रहे हैं तो वी आर अज्यूमिंग कि नीचे उसका अर्थ होगा, तो अर्थ को भी उतना ही फोर्स मिल गया है. अर्थ सरफेस ने जितना फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ दिया होगा, उतना ही उस ब्लॉक ने अर्थ सरफेस को आगे की तरफ भी फ्रिक्शनल फोर्स दिया होगा. सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना. फ्रिक्शनल फोर्स सीखते वक्त आप एक चीज़ मत भूलना कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. ओके, सो यस, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना. अब ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, सो let me consider the situation of block on block. ये रहा block on block का situation. Block on block situation का मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, उसके नीचे सरफेस रहेगा, नॉर्मल सरफेस जो हम बोलते हैं. ओके, मान लेते हैं कि अभी ये नीचे वाला ब्लॉक जो है इसका मास, लेट मी कॉल द मास एज m1 एंड ऊपर वाले ब्लॉक के मास को मैं चलो m2 करके बुला लेता हूँ. अब मान लीजिए हमने फोर्स अप्लाई किया. किसको फोर्स अप्लाई किया? ये रहा भाई, मैंने नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स अप्लाई किया आगे की तरफ. अब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. वी विल ट्राई टू स्टडी वन बाय वन. अब मान लेते हैं कि नीचे वाला सरफेस और नीचे वाले ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट मी कॉल दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज μ1, एंड फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट मी कॉल दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज μ2. सो दो अलग अलग सरफेसेस का सेट है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स हो. सेम कोएफिशिएंट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. जनरलाइज कंडीशन कंसिडर करने के लिए वी विल कंसिडर अलग अलग फ्रिक्शन है करके. ओके, सो यहाँ पर दो अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है करके मान लेता हूँ मैं. अब सीधी सी बात है, इसको अगर आगे जाना है तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन मिलेगा उसको. किस किस के वजह से फ्रिक्शन मिलेगा? सबसे पहली बात, ये जब आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये सरफेस नीचे वाले सरफेस को तोड़ के आगे जाने की, मतलब उसको तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेगी. तो सबसे पहले फ्रिक्शन कौन देगा? नीचे वाले सरफेस से उसको एक फ्रिक्शन मिलेगा. लेट मी कॉल दैट फ्रिक्शन एज F1, मतलब नीचे वाले सरफेस ने जो भी दिया रहेगा. हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे नीचे वाला सरफेस उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन उसको देगा. कहाँ तक देगा? एक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक देगा. लेट मी से ये F1, हाल फिलहाल इसको F1 करके नाम दे रहा हूँ. लेट मी से द लिमिटिंग फ्रिक्शन, नीचे वाला सरफेस ने जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया रहेगा वो कितना देगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन तो आप जानते हो, दैट इज नथिंग बट म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन. एन मतलब इट इज नॉर्मल रिएक्शन. अब नीचे वाले सरफेस ने उसने कितना एन दिया होगा, जितना भी फोर्स इस ऊपर वाले ब्लॉक ने उसके ऊपर एक्सर्ट किया होगा उतना ही एन उसने दिया रहेगा. अब नीचे वाले सरफेस के ऊपर जो टोटल मास है दैट इज m1 प्लस m2. m1 प्लस m2g नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स एन जो ऊपर की तरफ एक्ट होगी दैट विल ऑल्सो बी m1 प्लस m2g. सो म्यू एन की जगह पे लिखूंगा, म्यू1 एन की जगह पे लिखूंगा म्यू1 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फ्रिक्शन का लिमिट मैंने निकाल दिया. कौन से फ्रिक्शन का लिमिट? नीचे वाले सरफेस के फ्रिक्शन का लिमिट. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा कैसे एक्ट होगा? अब सीधी सी बात है, स्टोरी पूरा अच्छे से सुन लेना. सबसे पहले क्या होगा, ये नीचे वाले सरफेस को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेगी, मतलब बेसिकली आगे जाने की कोशिश करेगी. ओके, अब ऊपर वाला उसको रोक रही है, लेकिन मेनली उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ऊपर वाले को फिर भी ऊपर बिठा के वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि नीचे वाला छोड़ना चाहिए. ऊपर वाले ने उसको नहीं छोड़ा तो भी चलेगा, पकड़ के रखने दो ऊपर वाला तो भी चलेगा. अभी फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपको कहीं जाना है. ओके, अब आपके ऊपर एक लोड है, कोई बंदा है,
वो बंदे ने आपको पकड़ के रखा है, लेकिन वो आपके ऊपर ही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको कैरी करके भी जा सकते हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो उसने पकड़ के रखा हो या नहीं रखा हो, इट डजंट मैटर, आप जा सकते हो आगे, है ना। तो डिपेंड करता है उसने कितना पकड़ा, उसके ऊपर थोड़ा फोर्स कम ज्यादा लग सकता है, बट स्टिल आप जा सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज जब तक नीचे वाला सरफेस आपको नहीं छोड़ेगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो सिमिलरली ओवर हियर आल्सो फॉर दिस ब्लॉक टू मूव, ये वाला उसको पकड़ के रखे या ना रखे, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, बट नीचे वाला ब्लॉक उसको पकड़, नीचे वाला सरफेस उसको पकड़ के रखेगा तो मूव ही नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि नीचे वाला फिक्स है और नीचे वाला मूवेबल है, ओके, ठीक है। तो अगर इसको आगे बढ़ना है तो इसको फ्रिक्शन 1 के आगे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स फॉर, मतलब अक्सर है ना ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिचुएशंस में सवाल ये होती है कि मासेस मूव होंगे या नहीं मूव होंगे, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ओके। तो सबसे पहले लेट मी कंसिडर कि हाँ भाई ये मास अभी पूरा का पूरा मूव होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव होगा, ओके। फॉर द सिस्टम टू एक्सेलरेट, ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स नीचे वाले फ्रिक्शनल लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके एक्सेलरेट करेगा। F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन रहेगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, इक्वल रहेगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो मूव करेगा सिर्फ, ओके, ठीक है। सिस्टम टू मूव, और मे बी स्टार्ट मूविंग, मैं ऐसे लिखता हूँ, स्टार्ट मूविंग लिखता हूँ, क्योंकि अक्सर सवाल जो पूछे जाते हैं कब वो स्टार्ट मूविंग, कब उसका स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि भाई नीचे वाला ब्लॉक कब मूव, मतलब नीचे वाले सरफेस को तोड़कर मोशन कब शुरू होगा, तो उसका जवाब ये है f का वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, f1 का लिमिट से ग्रेटर दैन और इक्वल टू होना चाहिए, f1 का जो लिमिट है उससे ग्रेटर दैन और इक्वल टू होना चाहिए। सो इफ दैट इज अ सिचुएशन, दैट मीन्स इफ f इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू mu1 m1 plus m2g, then in that case I can say that ये जो पूरा सिस्टम है ना, the system will start moving। चलो मान लेते हैं कि फोर्स बड़ा है, इफ दैट इज द कंडीशन विच वी आर अज्यूमिंग कि भाई फोर्स बड़ा है, देन अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि फोर्स बड़ा है, देन द सिस्टम विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, ओके। वंस दिस द सिस्टम स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, एक बार एक्सेलरेशन शुरू हो गया, लेट मी से दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली सिस्टम एक्सेलरेट कर रही है मतलब दोनों बॉडीज एक साथ एक्सेलरेट कर रही है, दोनों बॉडीज एक साथ एक्सेलरेट कर रही है तो उन दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, पूरे सिस्टम पे बाहर से जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, सो नेट फोर्स अपॉन मास। अभी यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, एक फोर्स तो इधर मतलब हमने बाहर से जो अप्लाई किया है इस सिस्टम के अंदर, बाहर से जो अप्लाई किया दैट इज F इज देयर आगे की तरफ, एंड देन पीछे की तरफ ये सरफेस भी ये दो ब्लॉक के बाहर से है, बाहर से जो फ्रिक्शन आया है दैट इज F1L अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2, ये होगा उसका कॉमन एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक आगे की तरफ आगे जाएगी, ओके, ठीक है। मानते हैं कि अभी एक्सेलरेट करना शुरू किया, दोनों ब्लॉक आगे की तरफ जा रही है विद दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन। अब जब आगे की तरफ जाएगी तो सीधी सी बात है, अब कंसिडर करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में भी, ऊपर वाला ब्लॉक भी तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है, सरफेस उसको रोकने की कोशिश करती है, नीचे वाला सरफेस हो या ऊपर वाला सरफेस हो, कोई भी सरफेस रोकने की कोशिश जरूर करती है। अब ऊपर वाला सरफेस अगर इसको रोकने की कोशिश करेगी तो सीधी सी बात है वो भी इसको पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन देगा दैट इज नथिंग बट F2L, ओके, एंड सीधी सी बात है ये भी उसको इन रिटर्न फ्रिक्शन सेम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन देगा दैट इज F2L। So what is happening? So while the lower block is moving, why is the upper block moving with the lower block? Because the upper block is experiencing a force F2L in the forward direction. That is the reason why the upper block is moving. वरना हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं भाई हमने फोर्स तो अप्लाई किया सिर्फ लोअर ब्लॉक को, तो आइडियली स्पीकिंग सिर्फ लोअर ब्लॉक आगे जाना चाहिए, अपर ब्लॉक क्यों आ रहा है साथ में? उसका रीजन ये है क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में इसने इसको एक्शन दिया, उसका रिएक्शन जो है ना वो आगे की तरफ एक्ट होती है, इसी वजह से वो भी आगे की तरफ बढ़ती है, ओके। एनीवे, सो अपर ब्लॉक क्यों एक्सेलरेट हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस। अभी ये फ्रिक्शन का लिमिट क्या होगा दैट इज F2L जिसको हम लोग बुला रहे हैं, ये फ्रिक्शन का लिमिट क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे उसके फ्रिक्शन के लिमिट को, F2L दैट इज नथिंग बट ये फ्रिक्शन किन दोनों के बीच में हुआ, ये सरफेस, ये पर्टिकुलर सरफेस पे हुआ, तो इस पे क्या होगा, ये म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर वाले ब्लॉक ने जो भी नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस किया होगा N2। अब N2 की जगह पे ये ब्लॉक ने जो भी नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस होगा किया होगा वो उसके वेट की वजह से होगा दैट इज M2G।
नीचे वाले ब्लॉक को जब कंसिडर किया तो मैंने m1 प्लस m2 क्यों कंसिडर किया, दोनों मिलके नीचे दबा रहे थे। अब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो m2 अकेला नीचे दबा रहा है, ऊपर वाले की बात करें तो ओके। सो इसी वजह से n की जगह पे मैं डालूंगा m2g। ये लॉजिक कहाँ से आया, सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक ब्लॉक पे n अगर ऊपर की तरफ है, mg अगर नीचे की तरफ है तो n का वैल्यू mg से इक्वल होता है। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, हम लोग ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये चीजें की है। गोइंग फॉरवर्ड, सो ये फ्रिक्शन का वैल्यू हमें मिल गया, फ्रिक्शन अपर फ्रिक्शन का लिमिट। अब सीधी सी बात है, ऊपर वाला ब्लॉक मैक्स टू मैक्स, अब इतना तो हम लोग ने देख लिया कि कॉमन एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव होगी। मान लीजिए मैंने ये फोर्स को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ओके थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसका फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, F12 फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना, फोर्स जितना बढ़ाएंगे उतना फ्रिक्शन भी बढ़ता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ने के हिसाब से फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन जितना बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो अब बढ़ेगा ठीक है भाई बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा, नीचे वाला फोर्स जितना बढ़ाएंगे उतना नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, प्लस ये F12 बढ़ने की वजह से ऊपर वाले का एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बट कहाँ तक बढ़ेगा, क्या नीचे वाले मास के एक्सेलरेशन का लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स हम डिसाइड करते हैं कितना अप्लाई करना, जितना अप्लाई करना उतना अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस नीचे वाले का एक्सेलरेशन का कोई लिमिट नहीं है, बट ऊपर वाले के एक्सेलरेशन का लिमिट है क्या, यस लिमिट है, बिकॉज ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्यों हो रही है, F12 की वजह से हो रही है, एंड F12 का लिमिट है, ओके F12 अनलिमिटेड वैल्यू तक नहीं बढ़ सकती है, उसका एक सर्टेन लिमिट होता है, वो सर्टेन लिमिट के ऊपर वो एक्सेलरेशन जा ही नहीं सकती है। दैट मींस इमेजिन करो, अगर मैंने ये फोर्स को बढ़ाया तो उसके हिसाब से F12 भी बढ़ेगा, फोर्स को और बढ़ाया F12 और बढ़ेगा, लेकिन F12 एक लिमिट तक बढ़ेगा, उस लिमिट के आगे मैंने और फोर्स को बढ़ाया तो F12 नहीं बढ़ेगा, F12 उसी वैल्यू पर रहेगा। दैट मींस ऊपर वाले का एक्सेलरेशन एक सर्टेन लिमिट पे आके रुक जाएगा, बट नीचे वाले का एक्सेलरेशन और आगे जा सकता है। दैट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन और नीचे वाले का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, फिर उनके पास कॉमन एक्सेलरेशन नहीं होगा, दो अलग अलग एक्सेलरेशन हो गए। दैट इज द पॉइंट वेयर दीज टू ब्लॉक्स विल स्टार्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो सवाल में अक्सर यही पूछा जाता है कि m1 m2 के हिसाब से कब मूव होगी, या फिर m2 m1 के हिसाब से कब मूव होगी, बेसिकली इनके बीच में रिलेटिव मोशन कब होती है, ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है। उसके लिए जवाब कैसे देंगे हम लोग, तो सिंपल सा फंडा है, ये m2 कब मूव होगी, जब हमारा जो फोर्स के वजह से, हमारे फोर्स की वजह से जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से इसका फ्रिक्शन का लिमिट हम जब क्रॉस करेंगे तब जाके मूवमेंट होगा, मतलब लिमिट के बाद मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है भाई, लिमिट पे मूवमेंट शुरू हो जाएगा, बात सही है। अब हम तो जानते हैं कि ये ब्लॉक का जो अभी किसी ने पूछा कि ठीक है भाई लिमिट पहुंचने के पहले, लिमिट पहुंचने के जस्ट पहले इसका एक्सेलरेशन कितना है, भाई पूरा साथ में मूव हो रही है ना, तो उसका कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना ऊपर वाले ब्लॉक को, तो ऊपर वाले ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं व्हेन F2L मतलब फ्रिक्शन, सेकेंड फ्रिक्शन का अपर लिमिट is just reached। अब ऊपर वाले फ्रिक्शन का अपर लिमिट जस्ट जब पहुंचा रहेगा तो उस टाइम पर मैं बोल सकता हूं यहां पर ये जो भी हो रही है दैट इज नथिंग बट इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसने जो भी एक्सेलरेशन फेस किया है। अभी फ्रिक्शन का लिमिट जस्ट पहुंचा, मतलब अब तक पूरा कॉमन एक्सेलरेशन पे चल रहा था, सो A2 A1 करके कोई डिफरेंट एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन। तो ठीक है भाई, मैं काम करता हूँ, ये कॉमन एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल देता हूँ, F12 का ये एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल देता हूँ। आई विल बी गेटिंग m2g is equal to m2 multiplied by in the bracket f minus fl upon m1 plus m2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, fl मतलब f1l, दिस इज F1L, ओके F1L का भी एक सर्टन वैल्यू है। अब इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर mm कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊँगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, f माइनस F1L के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, μ1 m1 प्लस m2g इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा μ2 m1 प्लस m2g। अब इसको अगर उस तरफ भेज देंगे तो f का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2g। तो हमें क्या समझ में आ गया, अगर हमारा फोर्स वन बाय वन, अगर हमारा फोर्स इससे बड़ा रहेगा तो नीचे वाले सरफेस से वो मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा फोर्स इससे बड़ा रहेगा, अगर हमारा फोर्स इस वैल्यू से बड़ा रहेगा तब जाके इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। तो मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं, दैट मीन्स देयरफॉर आई कैन से
M2 will start moving with respect to M1 when जो अप्लाइड फोर्स है हमारा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू μ1 प्लस μ2 मल्टीप्लाइड बाय M1 प्लस M2G। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जस्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो बस अभी आपके सवाल में अगर पूछा गया फॉर एग्जांपल, वो लोग क्या होता है जनरली वैल्यूज वगैरह दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले से मूव हो रही है, क्या पूछेंगे। तो बेसिकली ये कंडीशन कंपेयर करके देखो, अगर सेटिस्फाई हो रही है मतलब मूव होगी, सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब मूव नहीं होगी। फिर अगर पूछा कि पूरा सिस्टम नीचे वाले के हिसाब से मूव हो रही है तो ये कंडीशन चेक करके देखो, सेटिस्फाई हो रही है तो मूव हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मूव नहीं हो रही, बात खत्म। आई बिलीव आई एम क्लियर। उसके बाद उन्होंने अगर ये भी पूछ लिया कि भाई ठीक है, मतलब आपने प्रूव कर दिया कि ऊपर वाला ब्लॉक मूव हो रही नीचे वाले के हिसाब से, उसके बाद उनका अगला सवाल क्या आ सकता है, दे में आस्क कि भाई इन दोनों के बीच में म्यूचुअल मूवमेंट हो रही है, बात सही है। अब सवाल ये है कि दोनों का इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन पता करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाले पे जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F2L, दैट इज इक्वल टू मास इनटू उसका पर्टिकुलर एक्सेलरेशन। सो अगर आपको ओके, इफ बोथ बॉडीज हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, जैसे कि इस कंडीशन के बाद, देन A2 अगर आपको पता करना है तो A2 विल बी इक्वल टू इसके ऊपर का जो फोर्स है दैट इज F2L अपॉन उसका मास, उसका पर्टिकुलर मास। इतना दिमाग में रख लीजिए तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि A2 का एक्सप्रेशन क्या है। तो F2L का जो भी एक्सप्रेशन है क्या है भाई, F2L का एक्सप्रेशन M2G डाल दीजिए, μ2 M2G अपॉन M2, M2 कैंसिल हो जाएगा तो A2 इज इक्वल टू μ2G। ऐसे आप निकाल सकते हैं A2 का एक्सप्रेशन। उसके बाद अगर किसी ने पूछा कि भाई A1 का एक्सप्रेशन क्या है, सी अक्सर पूछते नहीं है बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने पूछा तो बेसिकली उसका फंडा क्या है, उसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर जो भी टोटल फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है अपॉन उसका मास। तो नीचे वाले के ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रही है, F माइनस F2L माइनस F1L अपॉन उसका मास। बस वैल्यूज डाल दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। So this is how you are going to find the independent acceleration if it is being asked. Most of the times it is not asked. Okay. So I believe this is clear. This is the concept of block on block situation. Block on block में अलग अलग situations होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक situation दिया जहाँ पर force नीचे वाले block को apply किया जा रहा है। Okay. Please note it down. वीडियो को pause करके note down कर लीजिए please. ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिचुएशन पे अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया तो कैसे उसको टैकल किया जा सकता है। सी इसमें ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं, कभी कभी μ1 का वैल्यू 0 देंगे क्वेश्चन में, कभी कभी μ2 का वैल्यू 0 देंगे। अगर μ1 का वैल्यू 0 दिया तो कुछ बड़ी बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू मतलब ये वाला कंडीशन पूरा अवॉइड हो जाएगा। मतलब नीचे के इसमें मूवमेंट होने के लिए कोई स्पेसिफिक मिनिमम फोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी फोर्स दे दो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाले कंडीशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे वाला μ1 अगर 0 है तो F1L का वैल्यू आप डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आगे जहाँ पर भी F1L मिलेगा उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी μ1 मिलेगा वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए, सेम स्टोरी में सेम आंसर आपको मिल जाएगा। आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट वॉज वेरी क्लियर। सो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और, ये सिर्फ पार्ट 1 समझ लीजिए ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिचुएशन का, एक और वीडियो के साथ आ रहा हूँ मैं जहाँ पर मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हुआ तो उन सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाता है। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर यू गाइस, बाय बाय।